मैं के पवन आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं एक बार फिर आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। इस सेशन में हम 500 ऑब्जेक्टिव करेंगे। आज मात्र 50 ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ये सेशन कंटिन्यू करेंगे 4 से 5 क्लास में। एक मैराथन क्लास भी होगा जिसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा और इस 500 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। इसलिए आप लोग सेशन के साथ जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे है शिवम कुमार, गुड मॉर्निंग, रॉबिन, अक्षय पटेल, नरेश दरभंगा, रेशम, सचिन, बहुत सारे लोग हैं। और देखिए, मैं ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और कुछ टेक्निकल इशू को दूर करते हुए मैं ये सेशन फिर से एक बार आपके लिए लाया हूं और मैं सेशन को डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। आप फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उपयुक्त समय पर आपका इस चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन जा सके। तो आप अपना पेन और एक कॉपी निकाल लीजिए और ऑब्जेक्टिव जाएगा, और ऑब्जेक्टिव जैसे ही आएगा आप मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे। मैं आपको कहता रहा हूं कि क्लास दो टाइप का होता है, एक कम्युनिकेटिव क्लास और दूसरा इंटरैक्टिव क्लास। कम्युनिकेटिव क्लास बहुत अच्छा नहीं होता, उसमें एक बंदा बोलता है, दूसरा सिर्फ सुनता है। तो हम लोग इंटरैक्टिव क्लास चलाएंगे और इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, आपका इंटरैक्शन बढ़ेगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव और भी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपको करा पाऊंगा। तो आप तमाम लोगों को एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग और शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन में जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कहता है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष मतलब इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कौन बनाता है, ठीक है। इंडोस्पर्म के बारे में यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको याद हो तो ये डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग द्विनिषेचन भी कहते हैं, वहां से मैंने कहा था कि देखिए ऊपर में जो मादा युग्मकोभिद होता है तो वह ऊपर में तीन ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, यहां एक सेल, यहां दो सिनर्जित कोशिकाएं जिसको सहायक कोशिका बोलते हैं, और बीच में ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये पॉलन ट्यूब के जरिए ये दो मेल न्यूक्लियस ये एंट्री करता है इस एम्ब्रियो सैक में, और जैसे ही ये प्रवेश करता है पहला न्यूक्लियस जो होता है इस एक सेल से फ्यूज कर जाता है, एक सेल से फ्यूज कर जाता है और दूसरा जाकर के ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। तभी ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, संलयित होता है, तब जाकर के इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर बोला है, जैसे अक्षय पटेल हैं, प्रगति जी हैं, रेशम है, सोनू है, दिवाकर है और बहुत सारे। तो क्षमा प्रार्थी कि मैं हर का नाम तो ले नहीं सकता। फिर तेजी से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पे, ये है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है।
यानी मैमल्स के स्पर्म के मिडिल पीस में क्या पाया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन प्रत्येक बार आपको कहा है कि ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है, हर अल्टरनेटिव को ध्यान से देखना है, तब आंसर करना है। ठीक, तो ये जो हमारा स्पर्म होता है, तो स्पर्म के हेड में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ये जो मिडिल पीस होता है यहीं पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण स्पर्म मूव करता है। तो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आप ही के अनुसार, आपने सही कहा, आप लोगों ने, ये आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन। एक है, देखिएगा ये क्लरिकल मिस्टेक है, एक यहां पढ़ना है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, सप्रेस कर देता है, तो ये इवेंट को, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं इपिस्टेसिस। क्या नाम है? इपिस्टेसिस। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है, उपयुक्त आंसर है इपिस्टेसिस। इपिस्टेसिस का डेफिनेशन ये है कि वह परिघटना जिसमें एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को सप्रेस कर देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इपिस्टेसिस। अब प्रभाविता तो आप जानते ही हैं, और ये उत्परिवर्तन, अचानक होने वाला परिवर्तन, तो कौन आंसर जाएगा? आंसर ए। चलिए, शिवम सिंह और आदित्य कुमार, चलिए सेशन के साथ जुड़े रहिए, और फिर कर रहा हूं, ये शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग लगभग 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव करेंगे, और इसी तरीके से आपको बने हुए रहना है। और ये 3rd क्वेश्चन नहीं, 4th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है डीएनए में यदि साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का क्या प्रतिशत है। तो एक हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है जिसमें मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं। तो जो डीएनए का जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, वो 2 तरीके का होता है। एक को कहते हैं प्यूरिन बेस, एक को कहते हैं प्यूरिन, और दूसरे को कहते हैं पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन, एक को प्यूरिन और दूसरे को पायरिमिडीन। जो प्यूरिन होता है वो डबल रिंग कंपाउंड है, और पायरिमिडीन है वो सिंगल रिंग कंपाउंड है। जो प्यूरिन है वो 2 टाइप का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडीन है जो 3 टाइप का होता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। और आप जानते हो कि डीएनए में ये यूरासिल नहीं पाया जाता, यानी डीएनए में प्यूरिन के रूप में एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन के रूप में साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। उसके बाद हम लोग चारगाप महोदय को याद करते हैं। चारगाप कहते हैं कि जितना प्यूरिन होगा उतनी ही संख्या पायरिमिडीन की होगी, यानी A + G = C + T। ठीक है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि A + G = C + T। अब यहां पर देखेंगे, और एक कंडीशन और दिया कि A = T and C = G, क्योंकि एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है। ठीक है, तो यहां आप अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन सिर्फ रटना नहीं है, आपको डाटा बदल देगा। तो अगर यदि आप कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये 18% है, किसका मान है? साइटोसिन ऑटोमेटिक 18%। तो देखिए, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। तो साइटोसिन 18 कितना हो गया? ये 36% हो गया। अब 100% में से ये साइटोसिन 100% में हम लोग इस 36 को माइनस कर देंगे, ये आ गया 64।
और ये जो 64 आया, हम लोग किसका मान आया, ये हम लोग ये मान आ गया a प्लस टी का 64। ठीक है, तो हमको मान निकालना है एडेनिन का, तो ये 2a बाय द वे हो गया 2a बराबर 64, तो a क्या हो जाएगा 64/2 बराबर 32। तो मेन रूप से आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट के अनुसार ये आंसर करना है। और तो ठीक है, आंसर डी होगा। बहुत अच्छा, और भी बच्चे जुड़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखेंगे आराम से, पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है सबको बारी बारी से पढ़ लेंगे। एक कहता है अम्ल वर्षा, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है CO प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक है CO2 प्रदूषण। आपने पढ़ा है कि ओजोन जो है वो कैंसर, ओजोन जो है, ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी के ऊपर एक लेयर है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपरी सतह पर ये क्या करता है कि जो सन से सनलाइट के थ्रू ये ऊपर से जो अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो ओजोन लेयर इस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती। और अब जो अल्ट्रा वायलेट रे है, वो अल्ट्रा वायलेट रे जब यदि पृथ्वी पर आ गई या हमारे शरीर पर उसका इंपैक्ट हुआ, तो वही कैंसर उत्पन्न करेगा, एक कैंसर का कारण है। तो अल्ट्रा वायलेट रे के कारण, पराबैंगनी किरणों के कारण कैंसर उत्पन्न होता है। और ये कैंसर नहीं उत्पन्न होगा, क्यों? क्योंकि जब ओजोन परत रहेगा तो नहीं उत्पन्न होगा। यहां कह रहा है किसके कारण बढ़ रहा है, तो हम लोग जो ओजोन डिप्लीशन की समस्या देखने को मिल रही है, ओजोन में जो क्षरण हो रहा है CFC या ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, उसके कारण ये कैंसर की समस्या बढ़ रही है। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोनू कुमार, सुजाता कुमारी, बहुत अच्छा। आदित्य राज, MD सहकार, इन लोगों ने सब सही आंसर किया, बहुत अच्छा। आपसे उम्मीद भी मेरी ऐसी है कि आप सब का क्वेश्चन का आंसर आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। व्हाट इज द विडाल टेस्ट यूज टू कंफर्म। इस विडाल टेस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट से आप क्या पता लगाते हैं? तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, ये कई बार पूछा जा चुका है। और ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? हम लोग इसको टाइफाइड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए हम लोग इस विडाल टेस्ट का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत सारे बच्चों ने बी, वाह, आपका तो उत्साह देख करके मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। लगभग हर बच्चे ने ऑप्शन दिया है बी। इसी तरीके से लगे रहिए, जुड़े रहिए, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों पर। इसलिए आप फिर नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये जो 7th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन करा है, ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA यानी mRNA कोडॉन से बंधता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, अब सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने के पहले हमको ये समझना है कि RNA कितने प्रकार का होता है, ये जानकारी होनी चाहिए आपके पास। रटना नहीं है, इसको आप समझ लेना है। जैसे सब आंसर कर रहे हैं सी, कितने ने कह दिया बी। तो देखिए यहां पे कंफ्यूजन है, कोई कह रहे हैं बी, कोई कह रहे हैं सी। जैसे सुनील कुमार कह रहे हैं बी, फिर कोई कह रहे हैं, सोनू जी कह रहे हैं सी। तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग
सबका आंसर एक था, यहां है। तो देखिए कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं आरआरएनए, दूसरे को कहते हैं टीआरएनए, तीसरे को कहते हैं एमआरएनए। और टीआरएनए का काम है वो एमिनो एसिड को कैरी करता है, वहन करता है। और टीआरएनए का एक क्लोवर लीफ मॉडल है, क्लोवर लीफ मॉडल है। इस क्लोवर लीफ मॉडल में ये लूप के बारे में आपको बताया है मैंने। और यहां जब आरएनए होता है तो आपको आरएनए में आप जानते हैं कि आरएनए पे एक कोडॉन होते हैं। तब देखिए कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने के लिए लूप पर क्या होगा जी, इसी का उल्टा एंटी कोडॉन। अब कोई सेकंड नंबर जो ऑप्शन कर रहे हैं नॉनसेंस कोडॉन, तो नॉनसेंस कोडॉन रहेगा तब तो ये प्रक्रिया ही रुक जाएगी। ठीक ना, नॉनसेंस कोडॉन रहेगा तो प्रक्रिया ही रुक जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, एंटी कोडॉन। तो आंसर सी की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चों को सी आंसर है और सी आंसर सही है। देखिए ये कराने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो गेस्ट पेपर या मार्केट में उपलब्ध जो गाइड है उनमें थोड़ा आंसर की गलती है, चाहे वो हम ये नहीं कहेंगे कि राइटर की गलती नहीं है, वो क्लर्कियल मिस्टेक होता है जिससे ऐसा हो जाता है। तो हम लोग उसको सही कर लेंगे। तो अब इसी ये 2-3 दिन का सेशन होगा जिसमें मैं ये सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करा दूंगा। आप तो आज तो शुरुआत की है इसकी। आप चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 8वां क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है, यानी 2n है 14, तो उसकी क्या संख्या होगी। ठीक है। तो यहां देखना है, अब सबसे पहले यह जानना है कि लिंकेज सहलग्नता ग्रुप का एक फार्मूला है कि लिंकेज ग्रुप का एक फार्मूला है। लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू एन। तो यहां देखिए 2n बराबर दिया हुआ है 14 और लिंकेज ग्रुप का सीधे हैप्लॉइड नंबर होता है, तो हैप्लॉइड नंबर कितना हुआ 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कहता है उच्चेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, क्लर्कियल मिस्टेक है, उच्चेरेरिया बैनक्रॉफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है। यह किस समूह का है। ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन है प्रोटोजुआ है, जीवाणु है, विषाणु है। तो आपको पता है कि फाइलेरिया किससे होता है, उच्चेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से। ठीक, और ये किस में आता है, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में ये आता है। तो इसका आंसर किस पे चला जाएगा, डी। तो जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो सही है और मैक्सिमम लोगों का आंसर डी ही है। बहुत अच्छा, आपका उत्साह इसी तरीके से बना रहे। जैसे ही ये उत्साह आपका बना हुआ रहता है मेरा भी उत्साह बढ़ता है, तो आप इसी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, which part of the body is most affected by the excessive alcohol consumption। कह रहा है कि यदि आप शराब पीते हैं या शराब का यूज यदि ज्यादा किया जाए तो आपका कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक, कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। तो देखिए तो हम लोगों के शरीर में भी एक शंकर भगवान है, जो आप जो भी गलत सलत खाते हैं वो विषपान करते हैं। एक सुना होगा आपने कि उनका रंग इसीलिए काला हो गया कि उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ
तो जो 20 निकला उनके जी में गया, अमृत सब दूसरे लोग लिए, तो उन्होंने उसका विषपान किया। और हमारे यहां यही शंकर भगवान है हमारे शरीर में, यकृत, जिसको हम लोग हैप्टिक बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, वो यकृत जो है, तो जैसे ही सबसे पहले वही अल्कोहल लीजिएगा तो सबसे पहले क्या खराब होगा, ये हमारा यकृत खराब होगा, हैप्टिक खराब होगा, या इसको लीवर खराब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन कहता है जिब्रेलिन क्या है। जिब्रेलिन क्या है? तो वास्तव जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। और ये जिब्रेलिन पादप हार्मोन है ये, ठीक है, पादप हार्मोन है ये। आपने पढ़ा होगा जिब्रेलिन के बारे में, ऑक्सीन के बारे में, ये सब ये हार्मोन है। हार्मोन क्या है? तो एक केमिकल है और वो उसकी बहुत थोड़ी मात्रा बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है, और इसके लिए किसी कैरियर की आवश्यकता होती नहीं है, इसके लिए किसी डक्ट की आवश्यकता नहीं होती। और हम लोगों के शरीर में भी बहुत सारा, विशेषकर हम लोगों में, प्लांट में तो नहीं, पूरा इंडोक्राइन सिस्टम होता है जहां से ये वेरियस हार्मोन्स निकलते हैं। तो आपको जिब्रेलिन क्या आंसर किधर गया? हार्मोन। तो मैक्सिमम लोग सही है। हाँ, इसी तरीके से बना रहे आपका उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन, फिर एक बार आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको रोज प्रतिदिन वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि सेशन को अगर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको सही टाइमिंग आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक, तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा, सालू जी, मनीष कुमार, सोनू जी, और भी बहुत सारे लोग। चलिए सेशन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंधापन के कुछ मामलों के इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, कौन सा हिस्सा आप प्रयोग में लाते हैं? तो ये यूज किया जाता है कौन? ये कॉर्निया। मैक्सिमम लोग आंसर सी दे रहे हैं और बहुत अच्छा। मैक्सिमम लोगों को इसी तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके जेहन में होना चाहिए। देखते के साथ ऑप्शन बदल सकता है, ये नहीं कि हाँ ये तो भी है, वही रहेगा, लेकिन ऑप्शन बदलेगा। और ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पे ध्यान बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। कहता है डीएनए से आरएनए की क्या भिन्नता है? अब डीएनए से आरएनए की क्या भिन्नता है? ठीक है, पहले ऑप्शन को ध्यान से देख लिया जाए। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है फॉस्फेट के रहने में, राइबोज रहने में, डीऑक्सी राइबोज रहने में, ये साइटोसिन के रहने में। ठीक है, तो आप जानते हैं बोथ आर न्यूक्लिक एसिड, दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। अब स्लाइटली डिफरेंस है, शुगर तो पेंटोज शुगर दोनों में पाया जाता है, लेकिन यहां अंतर है, एक में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है और यहां एक में राइबोज पाया जाता है। देखिए यहां क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कह रहा है कि डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या है, माने डीएनए से आरएनए क्यों भिन्न है। तो आंसर आपका दिमाग कभी भी डीऑक्सीराइबोज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज किस में रहेगा? डीएनए में, और ये राइबोज किस में रहेगा? आरएनए में। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर जैसा सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा, राइबोज। राइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज नहीं। ये डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या है, माने डीएनए से आरएनए में क्या भिन्न पाया जाता है, तो हम लोग इस ढंग से सोचेंगे तो आंसर यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, पेशेंस बनाए रखना है, इस बीच में डिस्ट्रैक्शन आएगा आपको, कभी मोबाइल भी ऑफ हो सकता है, तो पेशेंस बनाए हुए रखना है। ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, हम लोग 40-45 मिनट या 1 घंटे का ये सेशन होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन, एंटेमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? मतलब आप एंटेमोफिली किसके द्वारा होता है? डिफरेंट टाइप का पॉलिनेशन है,
जिसमें on the basis of presence of agent we can categorize pollination in different categories. उसी में जैसे हम लोगों ने पढ़ा एनिमोफिली, एंटेमोफिली, तो एंटेमोफिली किसको कहते हैं? एंटेमोफिली हम लोग कहते हैं जब इंसेक्ट पार्टिसिपेट करता है। तो आंसर इज डी, मैक्सिमम लोगों का आंसर डी है। सुनील जी एक बार फिर से देखेंगे, आप कंसंट्रेट नहीं रह रहे हैं जिसके कारण आपका आंसर इधर उधर हो रहा है। थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन थीम जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा उसे को कोई परेशानी नहीं होगी। कॉपर टी किस चीज को रोकता है? आप पढ़ें तो ये निषेचन को रोकता है, ओवोल्यूशन को रोकता है, यूटेरस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को रोकता है, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट करता है। तो वास्तव में ये जो कॉपर टी क्या करता है कि जो वेजाइना में म्यूकस पाया जाता है उसको गाढ़ा कर देता है। उसको गाढ़ा कर देने के कारण, कंडेंस कर देने के कारण स्पर्म का मोशन कम हो जाता है। आज जब स्पर्म का मूवमेंट कम हो जाता है तो एप्रोप्रिएट समय तक वो फाइलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाता। आज जब पहुंच ही नहीं पाता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कॉपर टी का एकमात्र मेन जो काम है वो किसको प्रिवेंट करता है? निषेचन को। तो बहुत लोग, आप में से बहुत लोग सही आंसर कर रहे हैं। आंसर इज ए। तो आंसर क्या है? ए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मेंडल, थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक है, इसे अन्यथा ना लिया जाए। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। अब मैंने कहा ये बायोलॉजी अपवादों का विज्ञान है, इट इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। यहां पे अपवाद भरे पड़े हैं। तो अपवाद है, जैसे मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल का एक नियम ही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। तो ये तो अपवाद हो ही नहीं सकता। दूसरा है युग्मक की शुद्धता, यानी प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ये भी मेंडल का दूसरा नियम है, ठीक। फिर कह रहा है सहलग्नता, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज स्वतंत्र अपव्यूहन, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोरमेंट। तो यहां पे ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये थर्ड लॉ। तो ये तो तीन हो गया जो मेंडल का लॉ ही है। तो जो एक्सेप्शन है वो है सहलग्नता, ठीक है। सहलग्नता क्या है? तो मेंडल का कहना था कि ईच कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से एक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति की होती है। ऐसा उन्होंने ला दिया, जिसको हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोरमेंट कहते हैं। लेकिन बाद में ये सहलग्नता का कॉन्सेप्ट आया मॉर्गन ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर साथ रहते हैं, उनके बीच साथ जिएंगे साथ मरेंगे का कॉन्सेप्ट होता है, यानी जब जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सहलग्नता, ठीक है। तो ये मेंडल के नियम का विरोध कर रहा है। तो सहलग्नता यानी लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, दैट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोरमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सहलग्नता। तो आपको बस देखिए यही कर रहा हूं मैं, जैसे कर रहा हूं कि हम 500 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और मैक्सिमम इनसे मिलेगा। तो कहने का मेरा मोटो ये है कि अगर सब ऑब्जेक्टिव पर आपका पकड़ होगा, सब ऑप्शन के बारे में यदि आप जानेंगे, तो यदि 500 ऑब्जेक्टिव आप करते हैं तो आपके पास 2000 फैक्ट होगा। 2000 यदि फैक्ट के साथ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हो ही नहीं सकता कि आपका ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन में आपको मात्र 35 बनाना है। तो दाएं हाथ से पेन पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बाएं हाथ से पेन पकड़ना है और आराम से आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो बस कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। दिख रहे हैं शीतलहर अपने उच्चतम स्तर को पार कर रहा है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है।
क्योंकि बाद में आप किसी को कहेगा कि मैं अस्वस्थ हो गया जिसके कारण मेरा एग्जाम खराब हो गया, ये सब कोई मतलब नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं है लाइफ में। तो इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे, विशेषकर अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, फिर सब कुछ पूरी दुनिया आपके हाथ में होगी। तो आप फिर से नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब वो ऐसा रोग जो यौन क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग। हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन कहता है टाइफाइड, तो सोचिए तो बैक्टीरिया से, माने बैक्टीरिया से होता है और इसका यौन क्रिया से कोई मतलब नहीं है। हैजा का भी यौन क्रिया से कोई मतलब नहीं है। मलेरिया तो आप जान ही रहे हैं, ये मच्छर वाला, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इन सबों से प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम उपलब्ध है और इसके कारण ये मलेरिया नाम की बीमारी होती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है सिफिलिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा डी। तो आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे कि 4 ऑप्शन को एकदम ध्यान से देखना है, उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप 500 ऑब्जेक्टिव करेंगे और वास्तव में 2000 ऑब्जेक्टिव करेंगे और उतना फैक्ट होगा ना, आपसे क्वेश्चन छूटने की कोई बात ही नहीं होगी। तो फिर से अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं सेशन की ओर। एक आप ये 18 नंबर क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन वही है कि फाउंड इन पायरिमिडीन ऑफ द आरएनए, आरएनए में कौन सा पायरिमिडीन पाया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन वही, अगर एक बार हम पढ़ लेते हैं कि प्यूरिन को किसको कहते हैं, प्यूरिन में कौन कौन आएगा और पायरिमिडीन में कौन कौन आएगा। तो प्यूरिन में अभी कहा किसको किसको कहा था? एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडीन में मैंने अभी किसको कहा था? साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। और आपको पता है, आपको ये जानना चाहिए कि थायमिन जो है वो आरएनए में नहीं पाया जाता और यही कारण है, थायमिन के कारण ही ये स्टेबल होता है। तो ये यूरासिल यानी साइटोसिन एंड यूरासिल पायरिमिडीन बेसेस जो पाए जाते हैं आरएनए में। तो आप ऑप्शन की ओर अब बढ़ेंगे, क्या रहेगा? साइटोसिन होना चाहिए और थायमिन होना चाहिए। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, सॉरी, साइटोसिन और यूरासिल होना चाहिए। तो आंसर देखिए कर रहे हैं, ठीक है। प्रियंका आप ये आंसर थोड़ा सा सोचना है, थायमिन तो आरएनए में रहेगा ही नहीं, आरएनए में थायमिन होगा ही नहीं, ये तो डीएनए में होना है। तो कंसंट्रेशन को भंग नहीं करना है, कंसंट्रेशन टूटा, ध्यान हटा कि दुर्घटना घट जाएगी। तो मैं बस आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप T20 का खिलाड़ी मत बनिए, आप टेस्ट का खिलाड़ी बनिए। टेस्ट में वो बल्लेबाज सफल होता है जो गेंद खेलना नहीं, गेंद छोड़ना जानता है। तो आप ऑप्शन पूरा पढ़िए, ये ना तो देखा कि साइटोसिन, लेकिन देखिए यहां ऑप्शन गलती हो जाएगी, अब बाद में आपको पछतावा होगा। तो कंसंट्रेशन बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। आंसर कीजिए। टीका का नाम है, टीका का नाम है डीपीटी। देखिए ये बच्चों को दिया जाता है डीपीटी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, मैं आंसर देख रहा हूं। चलिए, सुनील कुमार आंसर सी, सुमित रेशम सी, रिशु सिंह भी सी, खुशी माथुर भी सी, बहुत अच्छा। देखिए ये डीपीटी 3 रोग के लिए स्टैंड करता है। डी स्टैंड फॉर डिप्थेरिया, पी स्टैंड फॉर परचूसिस और टी स्टैंड फॉर टेटनस। तो ये पूरा ये शॉर्ट फॉर्म है, इसी वैक्सीन को हम लोग डीपीटी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। यानी डीपीटी लेकर के, डीपीटी का वैक्सीन लेकर के आप टाइफाइड से नहीं बच सकते, ठीक है, टाइफाइड से नहीं बच सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है पीसीआर मेथड इज नेसेसरी, पीसीआर विधि आवश्यक है किस कार्य के लिए। पहले तो हम पीसीआर क्या है यह जानना है। तो पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये है जो डीएनए अगर यदि आपको बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो और उसको आप ज्यादा कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके लिए पीसीआर का उपयोग कर सकते हैं। और ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का एक टेक्निक है और इसके जरिए किसी रोग की पहचान अपने इनिशियल स्टेज में किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, दो शब्द है, एक शब्द है डीएनए संश्लेषण, दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण, एक है एमिनो अम्ल संश्लेषण और एक है डीएनए संवर्धन। तो देखिए, नया डीएनए बनाने में नहीं यूज किया जाता है पीसीआर का, बल्कि डीएनए के संवर्धन में किया जाता है, कॉपी बनाने में किया जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसलिए मोहम्मद सहकार क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सिद्ध की करें आंसर डी। शशिकांत जी डी। चलिए, मैक्सिमम लोग डी के अनुसार बढ़ रहे हैं और अंशिका आंसर बी। कैसे बी? तो सोचना ही नहीं है, तो थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन लेवल बनाए रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या आंसर हो गया? डीएनए संवर्धन। सॉरी, तो हम लोग 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। देखिए, ग्रीन हाउस गैस उन गैसों को कहते हैं जो सनलाइट आता है, वो सनलाइट जब हमारी पृथ्वी से वापस लौटने लगता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है और जिसके कारण हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, यहां पृथ्वी पर से जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन हाउस गैस है, CO2 मीथेन हाउस गैस है, और सॉरी ग्रीन हाउस गैस है, और ये नाइट्रोजन। तो ऑप्शन क्या? नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू नाइट्रोजन। बहुत सारे लोग कह रहे हैं डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। देखिए, ये कहता है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? अब सबसे पहले समझना है HIV क्या है। तो HIV एक वायरस है, पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और इसी के कारण एड्स नाम का बीमारी होती है, जिसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। और एड्स जब होता है तो ये जो वायरस है हम लोगों के शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो हमारा एक बड़ा खतरनाक सैनिक है, सोल्जर है, जो उस सोल्जर को हम लोग बोलते हैं। देखिए, दो ऑप्शन है, ये टी सेल और यहां है TH सेल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? TH सेल। अब कोई बंधु क्वेश्चन देखे रटे हैं कि हाँ टी सेल बने ऐसे, यहां देखा आप जा, यहां पूरा पढ़ा ही नहीं। जब यहां से बेटर ऑप्शन यहां उपलब्ध है तो हम लोग किस ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे? TH सेल की ओर बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन करेंगे, देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाइए। ये कान्हा, अच्छा कान्हा नेशनल पार्क कहां है आप जानते हैं? कान्हा मध्य प्रदेश में है बाबू। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। कान्हा बाघ के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं 24 कहता है इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है, इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस से होने वाली नहीं है? ठीक है, तो देखिए मम्स होता है जिसमें गाल फूल जाता है, तो मम्स जो है वो वायरस जनित बीमारी है। इन्फ्लुएंजा भी अभी वायरस जनित बीमारी है। अभी ये डिप्थेरिया, अभी देखिए वैक्सीन एक जगह पढ़े थे तो आपको याद रहता, अभी DPT में यूज किया गया था डिप्थेरिया।
ये डिप्थेरिया बैक्टीरिया से, जीवाणु से होता है। आइए मीजल्स, जिसको हम लोग छोटी माता बड़ी माता ऐसा कहते हैं, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, ये है मीजल्स। तो ये वायरस जनित बीमारी है। तो मम्स भी वायरस जनित, इन्फ्लुएंजा भी वायरस जनित, मीजल्स भी वायरस जनित। तो कौन वायरस जनित नहीं है, मतलब विषाणु जनित कौन नहीं है, तो डिप्थेरिया। चलिए मैक्सिमम का आंसर सी है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पशुपालन में आप किसको नहीं रखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा, और हम लोगों को अपनी काबिलियत ज्यादा नहीं दिखानी है कि हम लोग जो कड़ा क्वेश्चन होगा, जो कठिन क्वेश्चन होगा उसको ही करना है, ठीक है। जो गेंद विकेट पे आ जाए उसको सम्मान देना है, और जो गेंद विकेट से थोड़ा बाहर है उस पे बल्ला चलाना है। अब इसमें तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, कौन पशुपालन में नहीं है, तो आपका छोटा भाई भी बता देगा, ये मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य की मतलब फिशरीज, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये आपको पशुपालन में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद हम लोग 26 की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। देखिए ये चार, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये चार का नाम दिया हुआ है। देखिए लुईस पास्चर तो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत माइक्रोबायोलॉजी में बहुत काम किया है। जो आप रेबीज वैक्सीन है इन्हीं ने बनाया, वैक्सीनेशन में इनका बहुत बड़ा काम है। हाई वाटसन महोदय को तो जानवे करते हैं, ये वही वाटसन है जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था इन्होंने। और रॉबर्ट कॉच ये भी बहुत बड़ा माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, जो आप क्या नाम है, टीवी क्षय रोग ये सब देखते हैं, ये टीवी वाला कॉची सेल इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो ये तीनों जो हैं, देखिए हमको सिर्फ रटना नहीं है, आपको जानना है कि ये कौन काम किए, ये क्या काम किया, ये क्या काम किया, और उसके बाद देखिए ये स्टीफन हेल्स है। अब आपको ये जानना है, पहले तो 3 ऑप्शन कट गया, अगर नहीं भी पता है तो हम ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये तीसरा है, लेकिन स्टीफन सेल्स किया क्या, तो ये फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के इंपॉर्टेंस को बताया है इन्होंने, स्टीफन हेल्स ने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा स्टीफन हेल्स। तो फिर से सिद्ध की थोड़ा और पढ़ने की जरूरत, ठीक है। चलिए नरेश जी बहुत अच्छा, शशिकांत जी बहुत अच्छा, ऋषु सिंह बहुत अच्छा, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। यानी सब्सटेंसेस अगेंस्ट व्हिच इम्यून रिस्पांस अकर्स आर कॉल्ड, तो क्या कहा जाएगा, इसको हम लोग एलर्जन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, एलर्जन। इसी एलर्जन के कारण एलर्जी उत्पन्न होती है, और यही एलर्जी है, एलर्जी क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, किसी भी पदार्थ के प्रति अत्यधिक रिएक्शन हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं एलर्जन। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, और ये वास्तव में ये क्वेश्चन एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के बेस पर है, और जब पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाता है तो जो बात उस पैराग्राफ में की जाती है उसी बेस पर ये क्वेश्चन है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर एंटीजन नहीं होगा बाबू, आंसर क्या हो जाएगा, एलर्जन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एंटीबॉडी आज फॉर्म्ड इन एलर्जी। एलर्जी होता है जब ये, तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी इसका कारण है, कौन सा एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन एंटीबॉडी बनता है, IgE, आंसर इज बी। बहुत अच्छा, सोनू, राम, सिमरन, रेशम, दीपक, आप सब लोग जुटे हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, तो IgA, देखिए ये क्वेश्चन, ये सब IgA, यही IgA है जो मां से मिलता है हमको, और यही IgM है जिसका वेट
सबसे ज्यादा होता है और यही IgG है जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में उपस्थित होता है। तो सबके बारे में अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी हमारे पास होगी तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन यही हो जाएगा, लेकिन अगर इसका 100 ऑप्शन हमारे पास पता होगा तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमसे 35 क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, तो आप जब ऑब्जेक्टिव बनाएं तो रटे नहीं, बल्कि हर ऑप्शन को देखते हुए उसके बारे में समझते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं एकदम बनेगा। ठीक है, तो हम लोग अब 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर कहता है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या है। ठीक है, तो एलर्जी जब हम लोगों को होता है तो हम लोगों के शरीर में यही हिस्टामाइन सेरोटोनिन दोनों निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक बात और जान लेना है, एक ट्रिक है, ये हर समय जायज होगा कोई जरूरी नहीं है। सिद्ध की फिर से तो हर आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए और हर समय ये जरूरी नहीं है। देखिए ऑब्जेक्टिव बनाते समय जब तुक्का लगाना हो और अगर ऑप्शन में बोथ हो, ऑल ऑफ द एबव हो, नन हो, विशेषकर बोथ हो, तो उसकी ओर अगर हमको नहीं पता है और दो ऑप्शन हमने छांट रखा है और दो में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम बोथ पे जा सकते हैं और इसका फायदा आपको मिल सकता है। जैसे यहां हम बढ़ेंगे तो हमारा बोथ आंसर जाएगा और हमको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जब ऑप्शन में अगर ये सब शब्द आ जाए बोथ, तो आपको ये सोचना चाहिए कि दो हो सकता है। ठीक, चलिए फाउंड इन पायरिमिडीन ऑफ डीएनए, डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है। फिर से आपको देखिए, हमको अगर एक फैक्ट पता होता कि भाई प्यूरिन कौन है और पायरिमिडीन कौन है, तो हमको ये भी क्वेश्चन अभी वहां बनाया है, यहां भी बनाया है, फिर से पूछता पायरिमिडीन। तो अभी हमने पढ़ा है पायरिमिडीन में क्या क्या आएगा। पायरिमिडीन में साइटोसिन, पायरिमिडीन में थायमिन, पायरिमिडीन में यूरासिल। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता, तो डीएनए में क्या पाया जाएगा? साइटोसिन और थायमिन। तो हम यहां पे खोजेंगे, ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन पढ़िए। और यहां पर देखिए आंसर क्या है। आंसर देखिए बहुत लोगों का, फिर से देखिए आप कंसंट्रेशन सहकार, एमडी सहकार, देखिएगा आप कंसंट्रेशन लूज कर रहे हैं जिससे आपसे लगातार गलती हो रही है। वाइट बॉल पर छक्का मारने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थायमिन एवं साइटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। सोचिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं पॉलिनेशन। अभी मैंने कहा कि पॉलिनेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी एजेंट। कौन सा एजेंट भाग ले रहा है? एयर भाग ले रहा है तो एनीमोफिली, इंसेक्ट भाग ले रहा है तो उसको हम लोग एंटेमोफिली कहते हैं। अगर अलग अलग तरीके से, तो जैसे चमगादड़ भाग ले रहा था तो चीरोपटेरोफिली कहते हैं। तो यहां अगर वो हम पॉलिनेशन, अगर सिर्फ ऑप्शन नहीं रखते, पॉलिनेशन के बारे में जान लेते तो ये भी क्वेश्चन बन जाता। तो ये क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए सब आप लोग सही कर रहे हैं कि भाई आंसर क्या हो जाएगा? डी। एनीमोफिली मतलब जिसको ये एनीमोफिली माने फॉल इन लव इन एयर होता है। तो एयर जब काम करता है एजेंट के रूप में तो उसी को हम लोग कहते हैं एनीमोफिली। तो आंसर क्या हो जाएगा? हवा, यानी आंसर हो जाएगा डी। चलिए 32 ग्रीन प्लांट एंड इकोसिस्टम्स आर, बोलिए एक पारिस्थितिक तंत्र में हरा पौधा क्या है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव बनाते समय पेशेंस बनाए रखना है। गेंद ऐसा आएगा ही आएगा जिस पे छक्का मारा जा सकता है और इसे 70 क्वेश्चन पढ़ना है। हमको उस क्वेश्चन का चुनाव करना है, उस क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि तुम एकदम आसान है, क्योंकि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आया, गलती हो गया तो आपको तो कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं। क्रेडिट कब मिलेगा? जब आप 35 करेंगे। याद रखिएगा, अगर 35 हुआ तो आपका मार्क्स अपने सब्जेक्ट में 90 को क्रॉस करेगा। तो हमारा लक्ष्य है 35 और ये बहुत आसान है। 70 क्वेश्चन में आपको कितना करना है? 35। तो चलिए एक पारिस्थितिक तंत्र में
हरा पौधा क्या करता है बाबू? तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ये उत्पादक के रूप में कार्य करता है। हाँ, आपको सब पता होना चाहिए। उपभोक्ता जो दूसरे से ग्रहण करता है। अपघटक ये सूक्ष्म जीव है जो जटिल को सरल में बदल देता है। ठीक है, डिकम्पोजर कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32, 33। ठीक है, 33 कहता है, फिर देखिए ये भी क्वेश्चन है जो हम लोग 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का हम इंतजार नहीं करते, पहले ही ये भी रंग देते तो क्वेश्चन उधर कुछ टफ क्वेश्चन भी थे। देखिए कोई भी क्वेश्चन भारी और हल्का नहीं होता, बस क्या वो आप उसका बेट करेंगे तो भारी रहेगा? नहीं, अरे जो आता है वो आसान है, जो नहीं आता वो भारी है। तो हम लोग इंतजार करेंगे एकदम आसान क्वेश्चन का। देखिए कहता है मेंडल ने किसका चयन किया? बोलिए। तो मेंडल ने किसका चयन किया? पाइनस का किया, टमाटर का, चना का, गार्डन मटर का। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, कितना चना पढ़ा मार दिया। देखिए सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो ऑप्शन क्या होना है? डी। तो ऑप्शन होना है बाबू डी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना जोश बनाए रखिए और दम तैयारी जबरदस्त तरीके से चलेगी। 500 ऑब्जेक्टिव मैंने कहा अगर आपने कर लिया, इस पर आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो आपका 35 क्वेश्चन बनेगा। फिर कहता है निम्न में से कौन एक लिंगी है? यूनिसेक्सुअल है, मतलब जिसको वैसा प्लांट्स या जिसमें एक ही, चाहे तो मेल पाया जा रहा है चाहे फीमेल पाया जा रहा है। तो सरसों, गुड़हल का मतलब हो गया ओरहुल बाबू, जिसको चाइना रोज कहते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं, और ये पपाया है। तो इसमें से कौन हो गया? तो आंसर चला जाएगा क्या? पपाया। ठीक है, पपाया यानी पपीता। ठीक, नेक्स्ट 35। देखिए फिर ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का हमको इंतजार करना चाहिए था। ये आसान सा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला है? सही है। तो देखिए घास को गेहूं खाएगा जी, या गेहूं को आम खाएगा? ये तो होगा ही नहीं। अब कह रहा है घास को बकरी खाएगा, बकरी को शेर खाएगा। ठीक है, ये तो घास को बकरी खाएगी, अब बकरी को शेर खाएगा। लेकिन हमको आगे भी पढ़ना ही ना कि आम मिल गया रुक जाना है। फिर कहता है बकरी को गाय खाएगा, ये कभी होगा? फिर कह रहा है घास को मछली खाएगा, मछली को बकरी खाएगी। तो आपका आंसर क्या हो गया बाबू? घास को बकरी और बकरी को शेर। ठीक है, तो बस सब ऑप्शन के साथ जाना है। और जो पेशेंस के साथ देख रहे हैं, पेशेंस के साथ बना रहे हैं, सबका आंसर भी है, सबका आंसर भी है। ठीक है, तो सबका आंसर भी है सुमन जी, सब का आंसर भी है। और हाँ, तो ये क्लास आज पूर्णतः लाइव हुआ है, अभी तक कोई समस्या टेक्निकल इशू बना नहीं। तो आज से हम लोग, मैं डेली आपसे मिलूंगा और लगभग आज तो मैं 45 के करीब मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा। एक दिन तो मैराथन क्लास दूंगा, 2-4 घंटे में सब 500 ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। अभी नेक्स्ट दिन भी आपसे मिलूंगा, टाइम इसीलिए कर रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण जैसे ही आप मैं ऑनलाइन होऊंगा उसके पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक, तो इसको शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट है गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में। ठीक है, तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? यही ए। देखिए इसी को एक क्वेश्चन, बीटा कैरोटीन। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर बी। ठीक है, आंसर बी। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप एकदम यूनिक हैं। नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बस मेहनती बच्चे हैं। और आपके लिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा प्रयास किया जाए, जिससे कि आपका रैंक आगे आ सके। मैं आपको बार बार कहता हूं, फर्स्ट डिवीजन कोई मैटर ही नहीं रखता, मैटर 400 पार का है। तो 400 पार करना है। 400 पार तभी करेंगे जब आपका हर सब्जेक्ट में बैलेंस तैयारी होगी। और हम लोग कम से कम बायोलॉजी में 35 क्वेश्चन एकदम यूं कर सकते हैं, एकदम। ये बाएं हाथ का खेल है, तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो 36 क्वेश्चन का आंसर हो गया बाबू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। हाँ देखिए, ये भी गिर अभ्यारण्य, गिर सेंचुरी प्रसिद्ध है। तो सिर्फ रटना नहीं है कि यहां पूछा
जैसे सब रट लिए। देखिए आंसर बोलिए तो, आंसर आंसर देखिए तो सबसे हाँ, जैसे शेर सब रट लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन यही रहेगा, फिर सिद्ध कीजिए, बनाइए अपने कंसंट्रेशन को। अच्छा, गिर इतना प्रसिद्ध है जी, घड़ियाल कहां हो आप, या शेर, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है हमारा गिर। आइए जिधर से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, ये गिर गुजरात में है, तो आपको याद रखना है। नहीं, गैंडा के लिए ये नहीं है, आप देखिए रट रहे हैं। देखिए आप गैंडा के लिए असम में काजीरंगा है बाबू, काजीरंगा। और ये तो आपको जो ये सेंचुरी, जो ये नेशनल पार्क, ये सब जो पढ़ना है, ये भी पढ़ना है किस स्टेट में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बब्बर शेर। कौन शेर है, बब्बर शेर। आपकी तरह शेर और शेरनिया इधर मेरे चैनल पे, और हम लोग लगे रहेंगे और एकदम धमाल मचा देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, इस बार तोड़ के रख देना है, एकदम लगे रहिए। अब कहता है न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, आंसर करेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड, हाँ थोड़ा सा जो सिद्दीकी जी, मैं आपका कहना सही है, ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है, कल से ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये आपका थोड़ा इसका अल्फाबेट्स छोटा कर दिया जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैं ज़्यादा इंग्लिश पढ़ भी नहीं रहा हूँ, हिंदी पे ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन जब ये लाइव देखिएगा तो आपको हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास से और इसमें इंप्रूवमेंट देखेगा। 3-4 क्लास का मौका दीजिए, हम लोग काफ़ी इसको इंप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो आपको इसका ग्रोथ दिखेगा, ठीक। चलिए न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो आप पढ़े हैं कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीपेप्टाइड चेन है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट रहता है और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट हट जाता है। और शुगर तो दोनों में रहबे करता है, तो फॉस्फेट को हटा दीजिए तो शुगर रहेगा, एक नाइट्रोजन युक्त बेस रहेगा, फॉस्फेट वहां नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फॉस्फेट नहीं है तो वो न्यूक्लियोसाइड है, यानी शुगर नाइट्रोजन बेस, ये हो गया, तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। और इसी के साथ फॉस्फेट जोड़ दीजिए, हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्वेश्चन सिर्फ न्यूक्लियोसाइड पढ़ने नहीं कह रहा, बल्कि न्यूक्लियोटाइड पढ़ने के लिए कह रहा है। तो आप अगर दोनों पढ़े हुए रहेंगे, आपका क्वेश्चन मिस होने का चांस ही नहीं है बाबू। तो आप ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन करेंगे। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। व्हाट आर द एंटीकोडॉन फाउंड इन, क्वेश्चन रिपीट। अब ये रिपीट है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है टीआरएनए पर क्या पाया जा रहा था, एंटीकोडॉन। तो सोच लीजिए वहां एक चीज पढ़ा, देखिए यहां पर फिर से आ गया। तो मैं यही कर रहा हूं, मैं 500 क्वेश्चन, ओनली 500 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। और यदि आप सही से कर लेते हैं तो 35 नहीं रोकेगा कोई। तो आप ध्यान देंगे। और 39 एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है, अभी अभी वहां किया था, तो टीआरएनए किस में पाया जाता है, टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 39। उसके बाद 40 क्वेश्चन, Which of the following is not a disease caused by bacteria? कह रहा है कि इसमें से कौन है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता। तो फिर से देखिए यहां क्वेश्चन रिपीट है, कौन है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता। तो देखिए ये कुष्ठ रोग जो है वो फंजाई के कारण होता है, कवक के कारण होता है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो आप लोग सेल डिवीजन पढ़े, कोशिका विभाजन पढ़े हैं कि 2 तरह का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ऐसा नहीं कि खाली रट लीजिएगा क्वेश्चन वैसा आ जाएगा। अब आपको क्रॉसिंग ओवर है तो कहां हो रहा है, क्या है, ये जानना है। अगर उतना जान गए फिर क्वेश्चन मिस करने का बात ही नहीं है। तो ये कहां पढ़े हम लोग, अर्धसूत्री विभाजन में डिफरेंट सब स्टेजेस हैं। जैसे प्रोफेज को हम लोग डिफरेंट सब स्टेजेस में बांटते हैं, उन्हीं का नाम है जैसे जाइगोटिन, लिप्टोटिन, पैकेटिन, मेटाफेज। तो ये घटना कहां घटित होती है, तो ये क्रॉसिंग ओवर की घटना बताइए कहां घटित होती है। कुंदन जी दाम सही, सिमरन जी सही, प्रियंका सही, अमीषा सही, राजनंदनी। देखना है जाइगोटिन, नहीं ध्यान देना है, प्रियंका सही। चले बहुत अच्छा। तो आंसर क्या चला जाएगा, पैकेटिन।
तो मैं बस इतना कर रहा हूं कि आपको पैकेट ही नहीं रटना है, ये क्रॉसिंग ओवर घटना है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है। और अगर ये आप जानकारी रखें, क्वेश्चन मिस होने की कोई बात ही नहीं है। आपका 35 क्वेश्चन कोई नहीं रोक रहा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 कहता है निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की त्रुटि के कारण होता है। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन में गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो क्या गड़बड़ी हो जाती है, त्रुटि माने गड़बड़ी है। ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखना शुरू कर दिया, जैसे रेशम डी, सोनू जी डी, सुनील जी डी, सुजाता जी डी। यानी कहने का मतलब है आंसर तो डी होगा, लेकिन रटना नहीं है। रटिएगा तो एक कहावत है, एक रटने वाला, मैंने कहानी है कि एक शिकारी था, वो अपने जो तोता है ना उसको रोज सिखाता था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं। ये रोज अपने तोते को वो सुबह शाम कहता था। ऑफिस से आया पूछता था मिठू कटोरे कटोरे, तो फिर बोलता था, उसका जो तोता था वो बोलता था, पूछता था, जैसे ही कहता था मिठू तो वो बोलना शुरू करता था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं है। तो वो जो उसका मालिक था, जब रोज सुबह शाम यही कराता था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं, फिर अचानक कुछ दिन बाद जब वो आता है तो देखता है शिकारी जाल बिछाया हुआ है, उसमें उसका मिठू, उसका तोता फंसा हुआ है। उससे पूछता है कि मिठू, तो वो फिर बोलता है शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं। तो मालिक को लगता है इस बेहुदा को यही गति होना है, यानी रटना नहीं है, आप रटेंगे फंसेंगे। इसलिए रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो पहला है, देखिए अब सबसे पहले जैसे ही कहा कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है, तो देखिए ये डिफरेंस सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा है, डाउन सिंड्रोम। तो इसके बारे में आपको जानना है कि डाउन सिंड्रोम क्या है। कहा था कि आदमी ऐसा रहता है, बच्चा जीभ हूब निकाले हुए रहेगा, एकदम सीधा लार उड़ चुते रहेगा, मेंटली रिटार्ड रहेगा, तो उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ये हेमोग्लोबिन का इसका दूर दूर से लेना नहीं, ये तो क्रोमोसोमल एवर्सन है, यानी गुण सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है। कम जाता है चाहे घट जाता है। दिस आर द एग्जाम्पल, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एवर्सन। अब यहां बात करें फिनाइलकीटोनुरिया, फिर से हम दिमाग बढ़ाएंगे। फिनाइलकीटोनुरिया देखिए टायरोसिन का सही से डाइजेशन नहीं करता। जो टायरोसिन एंजाइम है, जो टायरोसिन जब फिनाइलएनालिन लिया जाता है तो उसका ये डाइजेशन करने वाला एंजाइम ही इसमें नहीं बनता, जिसके कारण टायरोसिन का एक्युमुलेशन हो जाता है और जिसके कारण व्यक्ति मेंटली रिटार्ड हो जाता है। तो आप अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव करेंगे ना तो आपसे कभी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो रहा है, सिकिल, फिर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी उदाहरण है। इसमें भी ये भी किसका उदाहरण हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम गड़बड़ी। अब आपका है सिकिल सेल एनीमिया, इसमें देखना है हेमोग्लोबिन में त्रुटि हो जाता है। इसे ये जो बीमारी है इसमें याद रखना है कि हेमोग्लोबिन में दो चेन होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। आइए बीटा चेन के छठा पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के जगह पर वैलिन जब हो जाता है, गाग में बदल जाता है, तब उसी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं सिकिल सेल एनीमिया। जो हेमोग्लोबिन है उसका शेप हो जाता है सिकिल शेप, हाशिए के आकार का, जिसके कारण वो ऑक्सीजन को सही से कैरी नहीं कर पाता। तो थोड़ा आंसर रटना नहीं है, आंसर को एलेबोरेट करके पढ़ना है, ठीक है। और हाँ बाबू सिमरन, आपका इस चैनल पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां मैथ भी होगा, यहां फिजिक्स भी होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और बस हिलसा के बच्चों को, सभी बच्चों को आगे ले जाना है। आज हम लोग थोड़ा ट्रायल में चल रहा है ये चैनल, आज लाइव सही से हम लोग अपने, मैं समझता हूं अब अपने गंतव्य तक हम लोग पहुंच सकेंगे। तो आपका कल से 6 बजे का टाइमिंग होगा, आपको नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा, 6 बजे का टाइमिंग होगा। मैथ 7:30 का शायद टाइमिंग होगा, बायोलॉजी वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कल से वो भी, मैथ भी चालू, फिजिक्स भी चालू और बायो भी चालू, सब होगा। बस ध्यान देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। चलिए, हाउ मेनी ट्रेड्स डिड मेंडल स्टडी, बोलिए। ये क्वेश्चन तो आना था कि तुरंत बन जाना था। आंसर इज 7, आंसर इज 7, बहुत सही, ठीक है। तो आंसर क्या है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 40 मेंटल प्रपोज्ड, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया, मेंडल ने कौन सा नियम दिया? तो देखिए आनुवांशिकता, उसको तो भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा ही जाता है, तो जब फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जा रहा है तो आनुवांशिकता का नियम दिया उन्होंने, सहलग्न आनुवांशिकता का नियम दिया, सहलग्नता का नियम से इनका कोई मॉर्गन मोह से तब क्या करेंगे? आई थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वाले क्या करेंगे? तो इधर इधर फिजिक्स हो गया, एगो इनमें से कोई नहीं है सहलग्नता पे, ये तो मेंडल के नियम का विरोध करता है। इट इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, तो सहलग्नता का नियम होगा नहीं, ऑप्शन कटा, क्या हो गया? आनुवांशिकता का नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जानते हैं, वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप वहां पढ़े कि एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। और जब चेंजिंग होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वहां पर निश्चित रूप से एनर्जी का लॉस होता है। ऐसा आप फिजिक्स में पढ़े हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो गया बाबू? बी। ठीक है, अब हम लोग इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर अपने गंतव्य की ओर पहुंच गए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, आज हम लोग 45 क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट दिन इसकी संख्या और बढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसका एक और नाम दिया था, इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। बच्चा हमेशा सच्चा होता है, युग्मक हमेशा शुद्ध होता है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसी के साथ ये हम अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। आपका मैंने आज 500 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन कराए हैं। हाँ, आप लोग का उत्साह बहुत अच्छा, हम लोग आज 45 क्वेश्चन किए हैं, और इस सेशन को अभी मैं समाप्त कर रहा हूं। कल फिर मैं मिलूंगा, लेकिन उसके पहले फिर से कर रहा हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ सके, और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि हमारा उत्साह ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। मैं ये इसी चैनल पे आपको फिजिक्स भी धीरज सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, उनका क्वेश्चन कराया जाएगा, और मैथ भी। तो ये 3 सब्जेक्ट इस चैनल पे अभी उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, आपकी तैयारी को एक गति देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपको बने रहने के लिए फिर से आपको एक बार धन्यवाद दे रहा हूं। चलिए, ऋतिक राज, प्रियंका, अंशिका, रेशम, सौरभ पटेल, रघु यादव, चलिए धन्यवाद। राजा